नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक जो हमारा टॉपिक चल रहा है लिंग का, वही लेकर दोबारा दूसरी क्लास लेकर आए हैं। हमने पहली क्लास में लिंग की परिभाषा और लिंग को भेद देखा कि लिंग जो संस्कृत में कितने होते हैं और क्या नाम है हिंदी में कितने होते हैं। और उसमें जो हमने हिंदी के जो भेद में पढ़ा, दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक क्या नाम है पुल्लिंग होता है। हमने पहली हमारी क्लास में हमने पुल्लिंग का डिफिनेशन और पहचानने का यह तरीका देखा कि कितने प्रकार से हम पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे अपनी क्लास बढ़ाते हैं और यह क्लास दूसरी है। और आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है स्त्रीलिंग कहाँ कहाँ पर होता है, इसकी जो पहचान है, कितने माध्यम से हम स्त्रीलिंग का पहचान कर सकते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं परीक्षा एग्जाम में हमें यह प्रश्न देखने को मिलता है कि कौन से शब्द में कौन सा लिंग छाया है या कौन सा लिंग होगा, आप इसको बताइए। थोड़ा सा यह जो एक टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसको आज पढ़ लेते हैं तो कल जब आप शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ेंगे तो यहाँ से जो होता है थोड़े थोड़े से पंक्चुएशन जो आप गलती करते हैं, अगर यहाँ सीख जाते हैं तो जो शुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक होता है वहाँ आपका गलती नहीं होगा। इसीलिए हमें इस टॉपिक को ध्यान में, उस टॉपिक को ध्यान में रखकर इसको डीपली अध्ययन करना होगा। और जो यह पहचानने का तरीका होगा लिंग का, हमने पुल्लिंग में देखा किस प्रकार से पहचान के हम उसका निकाल सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग को पहचानने का तरीका हम अपनाएंगे और लगभग 6-7 माध्यम से अपनाने का प्रयास करेंगे। और यह भी देखेंगे कुछ ऐसे जाति बोधक शब्द हैं, उपनामवाची शब्द हैं जो हमारे आपके समाज में तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसका कहें कि थोड़ा सा इसका पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग निकालिए, तो आप कहीं ना कहीं भौचक्के खा जाते हैं। उसी को आज आप लोगों के सामने यह क्लियर करने का प्रयास करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हम थोड़े थोड़े शब्दों का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करते हैं। और हमारा जो दूसरी हेडिंग होने वाली है यह होगी स्त्रीलिंग। क्या होगी तो आप लोग बताएंगे स्त्रीलिंग। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि स्त्रीलिंग होता क्या है। अगर हम आपको बता दें कि संज्ञा के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होने लगता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति मादा प्रजाति का या स्त्रीलिंग का बोध होता है तो वहाँ स्त्रीलिंग होता है। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। संज्ञा के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होने लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति या वस्तु है वह नर है या मादा। अगर वह मादा है तो वह क्या नाम है स्त्रीलिंग का बोध करवाएगा। परिभाषा हमारी क्या कह रही है इसको भी देख लेते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो परिभाषा आप लोग नोट करिए। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि मतलब यह परिभाषा कह रहा है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का, मादा जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं या कौन से ऐसे व्यक्ति या प्राणी हैं जो स्त्री जाति का, मादा जाति का बोध कराते हैं। आप लोग उदाहरण में लिखिए। उदाहरण, अगर हम कहें रमा किसी लड़की का नाम होता है। जैसे कहें देवी भी स्त्रीलिंग का बोध करवाता है। इसी क्रम में हम कहें नारी भी स्त्रीलिंग का बोध करवाता है आदि।
ऐसे कुछ नॉर्मल शब्द हैं जो अगर सामने आ जाएं तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि ये तो सर इसमें स्त्रीलिंग होगा, इसमें पुल्लिंग होगा। लेकिन नहीं, प्रश्न का जो सिलसिला होता है चालू होता अब यहाँ से। अब हम पहचान देखते हैं और पहचान में यह पहचानने का प्रयास करेंगे कि जो अब स्त्रीलिंग कहाँ होगा और पुल्लिंग कहाँ होगा। ये तो नॉर्मली है, जो हम आप दैनिक जीवन में तुरंत वैसे नॉर्मल शब्द होते हैं पहचान लेते हैं। लेकिन अब कठिन की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जाम पूछता कैसे है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं और पहचान करते हैं। आप लोग नोट करिए हेडिंग, स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका। आप लोग नोट कर लीजिए पहचान। पहचान की अगर बात करें हम तो लगभग 6-7 माध्यम से यह पहचानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, कौन सा शब्द जोड़ेंगे कि वह स्त्रीलिंग का बोध करवाएगा। पहचान का हमारा पहला तरीका होगा और यह तरीका जो पहला होगा यह जैसे कि अगर हम बात करें किसी नदी का नाम, अगर हमारे जो इर्द गिर्द नदियाँ दिखाई देती हैं, अगर पूछे किसी नदी का नाम में कौन सा लिंग होगा, आप लोग धड़ल्ले से कह सकते हैं कि क्या नाम है, किसी नदी के नाम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रीलिंग का बोध होता है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो क्या नाम है पुल्लिंग का बोध करवाते हैं, उनको भी आज ही देख लेते हैं। आप लोग नोट करिए पहचान का पहला तरीका, नदियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग क्या होते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिए। जो नदियों के नाम अक्सर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसमें आता है, स्त्रीलिंग। उदाहरण जैसे अगर बात करें गंगा, जैसे बात करें यमुना, जैसे बात करें हम क्या नाम है, इसको आप लोग नोट करके चलिएगा, जैसे कहें रावी, जैसे बात करें कृष्णा। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी ऐसी नदियां हैं जो क्या नाम है स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें आप लोग यहाँ जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मोस्ट है, यह यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोन, अगर हम बात करें सिंधु, जैसे हम बात करें ब्रह्मपुत्र, यह जो नदी होती हैं यह क्या नाम है पुल्लिंग का बोध कराती हैं। किसका बोध कराएंगी तो आप लोग बताएंगे पुल्लिंग का। फिर से समझने का प्रयास करिए। नदियों के नाम अक्सर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। अगर हम बात करें गंगा, यमुना, रावी, कृष्णा आदि ऐसी नदियां हैं जो स्त्रीलिंग का बोध करवाती हैं। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें तो ऐसी 3-4 नदियां हैं, सोन है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और ब्यास है। कौन सी है, ब्यास है। यह जो नदियां होती हैं किसका बोध करवाएंगी तो आप लोग बताएंगे पुल्लिंग का। और अभी तक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इस तीनों नदियों के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा लिंग होगा। आप लोग यहाँ धड़ल्ले से बता सकते हैं अब कि इसमें जो है स्त्रीलिंग ना होकर यह इसमें पुल्लिंग होगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसी लिंग को पहचान कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा हेडिंग होने वाला रहेगा वह अगर हम बात करें, जैसे कोई तिथि का नाम आ जाए, कोई तिथि का नाम अगर आता है तो आप लोग वहाँ बताइएगा कि वो अक्सर स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। उसको भी नोट कर लेते हैं। पहचान का हमारा दूसरा तरीका है, आप लोग नोट करिए, तिथियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी तिथि आती हैं जो क्या नाम है स्त्रीलिंग का बोध करवाती हैं तो आप लोग नोट करिए। जैसे कहें एकादशी,
एकादशी एक ऐसा त्यौहार है जब आता है तो महिलाएं जो है गन्ने का प्रयोग इस वाले में करती हैं, इस त्यौहार पे करती हैं। इसीलिए एकादशी में जो नाम है स्त्रीलिंग का बोध होता है। अगर हम बात करें प्रतिपदा, यह भी स्त्रीलिंग का बोध करवाता है। अगर हम बात करें द्वितीया, अगर बात करें अमावस्या, यह जो इन सब में क्या होगा, कौन सा लिंग होगा, तो आप लोग बताएंगे इसमें जो है स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। यहाँ से भी प्रश्न एक बार पूछा था कि द्वितीया में कौन सा लिंग होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए और बताइएगा कि द्वितीया में स्त्रीलिंग होगा। अब हम पहचानने का तीसरा फार्मूला अपनाते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पर स्त्रीलिंग का और बोध होगा। अगर हम बात करें जो इकारांत संज्ञाएं आती हैं, इकारांत क्या होता है, जब कोई शब्द होता है उसके लास्ट वाला भाग अगर बड़ी ई है तो उसे हम इकारांत कहते हैं। अगर कोई शब्द इकारांत स्त्रीलिंग का बोध करवाता है, अगर कोई शब्द लास्ट में इकारांत है वह ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रीलिंग का बोध करवाएगा। अब उसको भी नोट कर लेते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। आप लोग नोट करिएगा। इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जो इकारांत संज्ञाएं होती हैं जिसके शब्द में लास्ट में बड़ी ई आता है उसे हम इकारांत कहते हैं। वो जो संज्ञाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो आप लोग बताइएगा स्त्रीलिंग होती हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आते हैं, जैसे अगर हम कहें नदी, नदी में देखिए बड़ा जो लास्ट वाला जो अक्षर है बड़ी ई है, इसीलिए इसे हम इकारांत कहते हैं। नदी में स्त्रीलिंग होगा। जैसे हम कहें चिट्ठी भी देखिए इकारांत है, इसीलिए इसमें भी स्त्रीलिंग होगा। अगर हम कहें रोटी में भी स्त्रीलिंग होगा। अगर हम कहें टोपी ये भी स्त्रीलिंग हो। कहें उदासी, ये जो शब्द आ रहे हैं बड़ी ई की मात्रा लास्ट में दिखाई दे रही है, इसे हम इकारांत कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। अगर हम अपवाद की बात करें तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अपवाद भी कई बार प्रश्न बनता है और इसमें जो उदाहरण होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे कहें घी में देखिए इकारांत है, लेकिन यह अपवाद है, इसीलिए इसमें स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग होता है। जैसे कहें मोती, दही, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये सब जो आते हैं यह अपवाद में आते हैं, इसीलिए इन सब में जैसे घी भी कई बार प्रश्न बन चुका है, दही भी बन चुका है, मोती भी बन चुका है कि इसमें कौन सा लिंग होगा, तो आप लोग बताएंगे इसमें पुल्लिंग होगा। कौन सा होगा, तो आप लोग बताएंगे पुल्लिंग, क्योंकि यह स्त्रीलिंग का अपवाद है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। अगर कोई यकारांत शब्द आता है तो वहाँ पर भी स्त्रीलिंग का बोध होता है। अब इसको नोट करते हैं, इसको आप नोट करिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहचान का चौथा तरीका होगा उसको भी देख लेते हैं। आप लोग नोट करिए और समझने का, और आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप आज नोट कर लेते हैं कल आपको बनने वाला जो प्रश्न रहेगा आपके सामने इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा और आप कहीं ना कहीं इससे वंचित नहीं रहेंगे और उसको जरूर पूरा करके आ पाएंगे। आप लोग नोट करिए, यकारांत संज्ञाएं, यकारांत जो संज्ञाएं हैं वह किसका बोध कराएगा, तो आप लोग बताएंगे स्त्रीलिंग का। उदाहरण अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे यकारांत शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। जैसे कहें गुड़िया,
यह देखिए लास्ट में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आकारांत होगा, इसमें स्त्रीलिंग होगा। अगर हम बात करें खटिया, अगर हम बात करें क्या नाम है, अगर हम बात करें डिबिया, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा उदाहरण देखते हैं, पूड़ियाँ। यह सब आकारांत है। अगर हम कहें क्या नाम है, इसी को हम आगे लिखते हैं। ये जो शब्द लास्ट में या आ रहे हैं, यह आकारांत का बोध करवाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या सा लिंग होगा तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग। क्या होगा तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम ये देखिए आकारांत है। अगर हम कहें ताकारांत जो संज्ञाएं होती हैं, कौन सा ताकारांत, उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है, कौन सा लिंग आएगा तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग आएगा। उसको भी देख लेते हैं। जो पहचान का हमारा 5वां तरीका होता है उसको भी देखते हैं और यह नोट करने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा जो प्रश्न हो गलत ना हो, कि कितने माध्यम से जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। अब नोट करिए आप लोग, जैसे कहें ताकारांत, क्या होगा, ताकारांत संज्ञाएं, ताकारांत संज्ञाएं स्त्री लिंग होते हैं। आप लोग नोट करिएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे, अब कौन से ऐसे शब्द हैं जो ताकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग का बोध करवाएंगे। जैसे कहें रात, देखिए लास्ट में ता आ रहा, इसीलिए ताकारांत है, यह स्त्रीलिंग का बोध करवाता है। जैसे कहें बात, जैसे कहें लात, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कहें छत, जैसे अगर हम कहें भीत, अगर जैसे कहें पथ, यह जो शब्द हैं लास्ट में ता आ रहा है, इसीलिए ये ताकारांत होते हैं। इसमें अक्सर कौन सा लिंग देखने को मिलेगा तो आप लोग बताएंगे स्त्रीलिंग मिलेगा। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें, अपवाद, हर जगह अपवाद होता है और अपवाद जो आज के समय में हमारे एग्जाम में जरूर वह प्रश्न देखने को मिल जाता है कि अपवाद जैसे अगर हम बात करें, अगर आप समास पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपने समास में द्विगु समास पढ़ा होगा। द्विगु समास कहता है कि जो प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद जो संज्ञा होता है वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। अगर वही द्विगु समास अगर तीसरे का बोध करवा जाता है तो वह बहुब्रीहि हो जाता है। लेकिन हमने एक जगह अपवाद पढ़ा था कि अगर कोई संख्या किसी संज्ञा के पहले, कोई संख्या किसी नदी के पहले अगर जुड़ जाती है, वह जो है क्या नाम है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं होता है। यह किसका हो जाता है, यह अव्ययी भाव समास का हो जाता है। हमने यह अपवाद में देखा और ये इसको समझने का भी प्रयास किया कैसे, और उसी प्रकार जो ये अपवाद कईयों बार प्रश्न देखने को मिलता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं। इसीलिए अपवाद को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये अपवाद होते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जरूर आ जाते हैं, कहीं ना एग्जाम में। जैसे भात, खेत, ये जो शब्द हैं यह स्त्रीलिंग का बोध ना करवा कर किसका बोध कराएंगे तो आप लोग बताएंगे पुल्लिंग का। सूत, अगर हम जैसे कहें दांत, किसका बोध कराएंगे तो आप कहेंगे पुल्लिंग। अब हम इसको आप लोग नोट करिए। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप समझने का प्रयास करिए, जो शब्द लास्ट में आता है उसी को ताकारांत, इकारांत, उकारांत कहते हैं। अगर आप इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम कहें उकारांत, बड़ा ऊ जिस शब्द के लास्ट में आता है उसे हम उकारांत कहते हैं। उकारांत संज्ञाएं ज़्यादा से ज़्यादा किसके अंतर्गत आती हैं तो आप लोग बताइएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब इसको नोट करिए आप लोग, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करिए, उकारांत, यह बड़ा है। जैसे उकारांत संज्ञाएं जो होती हैं किसका बोध करवाएंगे तो आप लोग बताएंगे स्त्रीलिंग का बोध करवाएं। अगर हम उदाहरण की बात करें,
किसका उदाहरण, तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो उकारांत का बोध कराएंगे। जैसे कहें बालू, यह जो बालू है देखिए लास्ट में बड़ा हुआ आ रहा इसीलिए है उकारांत है, इसमें स्त्रीलिंग होगा। जैसे हम कहें लू, जैसे हम कहें दारू, क्या नाम है दारू। अगर हम बात करें झाड़ू, यह जो शब्द आप लोगों के सामने आ रहे हैं यह किसका बोध करवाएंगे, स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। अगर हम अपवाद की बात करें, अपवाद में एक बार प्रश्न बना था कि आंसू जो है वो होता है, इसमें कौन सा लिंग होगा। आप लोग बताएंगे आंसू में स्त्रीलिंग ना होकर कौन सा लिंग होगा, तो पुल्लिंग होगा। अगर हम बात करें अपवाद में आलू का होगा आलू। अगर हम अपवाद में कहें रतालू, इसी क्रम में हम एक शब्द और देखते हैं जैसे टेसू। ये जो शब्द होते हैं यह इसका अपवाद होते हैं, इसीलिए इसमें जो है पुल्लिंग हो, क्या होगा तो आप लोग बताएंगे पुल्लिंग। अब चलिए कुछ और भी ऐसे शब्द हैं उनको भी पहचान लेते हैं। 2-3 शब्द हैं, 2-3 और हेडिंग है, उनको जो पहचानने का तरीका उसको भी देख लेते हैं। यह हमारा हो गया। अब छठा जो होगा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। पहचान का जो हमारा हेडिंग होने वाली है नंबर 6, और 6 नंबर यह कहता है पहचान करने के लिए, आप लोग नोट करिए 6, इसको आप लिख लीजिए अनुस्वारांत, ठीक है। संज्ञाएं स्त्री लिंग क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। अब देखिए अनुस्वारांत मतलब कहने का मतलब है कि लास्ट में अगर अनुस्वार दिखाई देता है तो वह स्त्रीलिंग का बोध करवाएगा। उदाहरण की बात करें, जैसे अगर हम बात करें सरसों, देखिए इस शब्द में लास्ट में अनुस्वारांत है, लास्ट में अनुस्वार है, इसीलिए सरसों में कौन सा लिंग होगा, आप बताएंगे स्त्रीलिंग। जैसे अगर हम बात करें खड़ाऊं में अगर हम बात करें तो कौन सा लिंग होगा, तो आप लोग बताएंगे खड़ाऊं में स्त्रीलिंग होगा। कौन सा लिंग होगा, आप बताएंगे स्त्रीलिंग। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जैसे कहें भौं, इसमें कौन, देखिए इसमें भी लास्ट में क्या नाम है, अनुस्वार है, इसीलिए इसमें भी स्त्रीलिंग का बोध होगा। अगर जैसे कहें चूं, अगर इसी क्रम में जैसे कहें जूं, ये जो शब्द आ रहे हैं किसका बोध करवाएंगे, तो आप लोग बताइएगा स्त्रीलिंग का बोध करवाएंगे। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अनुस्वारांत कहने का अर्थ है कोई भी संज्ञा अगर आती है उसके लास्ट में अनुस्वार जैसे शब्द दिखाई देते हैं तो वहाँ पर कौन सा लिंग होगा, तो आप लोग बताएंगे वहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। लेकिन अपवाद की बात करें, ये शब्द जो प्रश्न भी पूछा है गेहूं में कौन सा लिंग होगा, तो आप बताएंगे पुल्लिंग होगा। कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग। यह इसका एक अपवाद है, इसको आप लोग जरूर जानकारी रखिएगा कि जो गेहूं होता है उसमें कौन सा लिंग होगा, यह अपवाद है अनुस्वारांत का, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और छठा जो तरीका है पहचान करने का उसको भी देख लेते हैं। पहचान करने का जो 2 और तरीके बच गए हैं उनको नोट कर लेते हैं, फिर एक प्रश्न और देख लेते हैं क्योंकि वो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने आते हैं। अब नोट करिए, जैसे कि जो 7वां तरीका है वह है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जैसे अगर हम बात करें टा वट, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये शब्द टा वट हट
होता है वह स्त्रीलिंग का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी अगर संज्ञा है, भाव, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके अगर अंत में टा है, वट है, हट है जैसे शब्द अगर दिखाते हैं तो वह किसका बोध करवाएंगे, तो आप लोग बताएंगे स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें कि आप तो सर लिखवा दिए, लेकिन उदाहरण हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ शब्द ऐसा आएगा जो स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे कहें सजावट, इसमें देखिए लास्ट में वट आ रहा है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है, तो इसमें अगर आ रहा है तो इसमें कौन सा होगा, तो आप लोग बताएंगे स्त्रीलिंग होगा। अगर हम जैसे कहें घबराहट, अब देखिए इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसमें भी स्त्रीलिंग का बोध होगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें चिकनाहट, चिकनाहट, देखिए इसमें हटा रहा है, तो इसीलिए अगर हटा रहा है तो यह किसका बोध कराएगा, यह स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। जैसे कहें आहट, आ रहा है तो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। जैसे कहें झंझट, इसमें देखिए टा लास्ट में आ रहा है, इसीलिए ये जो शब्द आएंगे वह स्त्रीलिंग का बोध करवाएंगे। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि कोई संज्ञा है वह भाववाचक है, अगर उसके लास्ट में टा है, वट है और हट जैसे शब्द दिखाई देते हैं तो वह किसका बोध करवाएंगे, वह स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट, ये देखिए लास्ट में वट, हट, टा जैसे शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा लिंग होगा, तो आप लोग बताएंगे स्त्रीलिंग होगा। यह हमारा 7 प्रकार के माध्यम जो थे, हमने स्त्रीलिंग पहचानने का प्रयास किया। लेकिन कुछ और भी ऐसे उपसर्ग कुछ और भी ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द या संज्ञा के बाद में लग जाते हैं तो वह स्त्रीलिंग का बोध करवा देते हैं। तो कौन कौन से हैं उसको नोट कर लेते हैं। आप लोग इसको, हमारा जो एक तरीका है पहचान करने का, उसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद लिखिए नोट, लिखिए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय। अब ऐसे कौन कौन से सब इस क्या नाम है प्रत्यय हैं जो स्त्रीलिंग बना सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। जैसे इया, जैसे अगर बात करें आवट, जैसे अगर हम बात करें क्या नाम है आहट, आहट, जैसे अगर हम बात करें ता, इसी क्रम में आगे बढ़ते आस। यह कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के बाद में, किसी संज्ञा के बाद में लग जाते हैं, तो वह किसका बोध करवाते हैं, तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग का। इस प्रकार से हमने देखा क्या नाम है, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, बनता है। यह हमारे इर्द गिर्द जो घूमने वाले शब्द होते हैं, थोड़ा सा बस अपने थोड़ा व्याकरणिक ज्ञान के तहत उसको मोड़ देते हैं, तो हमारा जो एक एक जो प्रश्न होता है वह बनता सही होता चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और भी ऐसे शब्द हैं, अगर वो सामने आ जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन सा लिंग होगा। अगर हम बात करें तो कोई जैसे पद होता है, कोई पद होता है जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और टीचर जो होते हैं, ऐसे जो पदों के नाम आते हैं वह किस लिंग में जाते हैं, उसको हम एक विशेष हेडिंग के माध्यम से देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे शब्द आ जाते हैं, उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि सर इसमें ना तो स्त्रीलिंग ही दिखाई दे रहा है, ना ही क्या नाम है पुल्लिंग ही दिखाई दे रहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ बता सकते हैं कि आप लोग नोट करिए, नोट
जो पदों के नाम होते हैं, पदों के नाम अक्सर, पदों के नाम जो अक्सर किस में आएंगे, तो आप लोग बता, सॉरी, पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, जो पदों के नाम जो किस में आते हैं, अक्सर किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बताएंगे पदों के नाम अक्सर जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। यह जो परिभाषा दिया था कांता प्रसाद गुरु महोदय ने दिया था, कांता प्रसाद गुरु, कांता प्रसाद गुरु महोदय ने बताया था कि जो पदों के नाम होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि वह जो क्या नाम है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें जैसे राज्यपाल, इन सब का स्त्रीलिंग नहीं होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अगर हम अध्यक्ष, अध्यक्ष, सभापति, सभापति, अगर हम बात करें आदि, ऐसे कुछ जो पद होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बताएंगे वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसने कहा था कि पदों के नाम अक्सर किसके अंतर्गत, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, तो आप लोग बताएंगे कांता प्रसाद गुरु महोदय ने, क्योंकि इन सब का स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर जो पदों के नाम होते हैं वह क्या नाम है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं, वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी को कांता प्रसाद गुरु महोदय ने समझाया था। अब हम और भी कुछ शब्द हैं जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लेता है। जो जातिवाचक जो शब्द होते हैं व्यवहारिक अर्थ में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, पूछ लेता है कि इसमें कौन सा लिंग होगा। अगर हम बात करें जैसे ठाकुर, अगर हम बात करें ठाकुर जो शब्द आता है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप बताएंगे ठाकुर का स्त्रीलिंग, कुछ बच्चे तो बताते हैं ठाकुर का ठकुराइन होगा, लेकिन एक व्याकरणिक तहत देखा जाए तो ठाकुर का ठकुरानी होता है। ऐसे कुछ और भी जातिबोधक शब्द हैं जो उसका स्त्रीलिंग बनता है, उसको हम एक विशेष माध्यम से देख लेते हैं।